बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा ये जो वीडियो है ये एक इंतहाई अहम वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो सेकंड ईयर के इस वक्त स्टूडेंट्स हैं। यानी अगर आप सेकंड ईयर के तालिब इल्म हैं और फर्स्ट ईयर का अभी आपका रिज़ल्ट आया है, कंप्यूटर साइंस के बच्चों का कुछ अर्से पहले आया था, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का आज रिज़ल्ट आया है, कराची बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा कुछ दिनों में यानी मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते में जो प्री मेडिकल है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगर बिलफ़र्ज़ आपका रिज़ल्ट आ चुका है या फिर आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो सेकंड ईयर के वो स्टूडेंट्स, ज़ाहिर-सी बात है जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे या तो उनका रिज़ल्ट आ चुका होगा या तो आने वाला होगा, तो उनके लिए इंतहाई अहम वीडियो है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मुकम्मल देखिएगा और सेकंड ईयर के अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो तलबा और तालिबात हैं उनका फ़ायदा हो सके। देखिए जी, इस वक्त जो रिज़ल्ट जब आता है तो सबसे पहली बात तो ये कि रिज़ल्ट आने के बाद मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का क्राउड होता है वो डिसहार्ट होता है। ज़ाहिर सी बात है, जैसा हमने सोचा होता है वैसा रिज़ल्ट नहीं आता और हम ये सोचते हैं कि यार ये जो रिज़ल्ट आया है हमने तो सोचा था कि इतना रिज़ल्ट आ जाएगा, हम तो प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे और ये कर देंगे, तबाही मचा देंगे, ज़मीन फाड़ देंगे, आसमान चीर देंगे। और जनाब अली रिज़ल्ट आया है हमारा 42%, 43%। अब मैं क्या करूँ? हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या रास्ता है? इसी तरीके से तीन कैटेगरीज होंगी, तीन तरह की कैटेगरीज होंगी स्टूडेंट्स की इस वक्त जो जिनका रिजल्ट आएगा या आया है या आ चुका है। पहली कैटेगरी तो वो होगी कि जिसका A1 ग्रेड आ गया है या A ग्रेड आ गया है, यानी उसकी 75 प्लस परसेंटेज है, 80 प्लस परसेंटेज है, 85 86 परसेंटेज है। तो वो जो जेंट्री है वो एक अलग जेंट्री है। उस जेंट्री के जो सवालात हैं और उस जेंट्री का जो आगे का एम है वो भी अलग है। यानी वो 70 प्लस परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं, 75 प्लस परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं, 80 प्लस परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं, 85 प्लस परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं, वो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि यार अब हम ई कैट करें या ना करें, ई कैट कब स्टार्ट करें, पेपर के फ़ौरन बाद स्टार्ट करें या अभी से स्टार्ट कर दें, किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई ना करें। यानी वो आगे अपने फ्यूचर के मुतालिक सोच रहे होंगे। तो पहली तो ये कैटेगरी हो गई, तो इंशाल्लाह सबसे पहले नंबर पे इसको मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कैटेगरी होगी कि जिसकी परसेंटेज 60 से प्लस आई है, यानी 60 से 70 के बीच में आई है, या फिर मिसाल के तौर पे उसकी परसेंटेज 55 प्लस है, क्योंकि 55 प्लस वाला बच्चा भी बीएस में एडमिशन ले सकता है। तो 55 प्लस है तो वो भी यही सोच रहा होगा कि यार मेरी परसेंटेज बड़ी कम आई है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा ए ग्रेड आना चाहिए, और लेकिन अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, एक और कैटेगरी होगी और वो कैटेगरी होगी जिसकी परसेंटेज 40s में आ गई है, 40s या 50s के स्टार्ट में 51 52 53 54 परसेंटेज है, या फिर उनकी सप्ली लग गई है। तो अब मैं सबसे पहले तो सप्ली वालों को एक जुमला बोलूँगा और आप यकीन माने कि वो जो सप्ली वाला बच्चा है वो खुश हो जाएगा मेरे जुमले को सुनने के बाद। और अगर बिलफर्ज आप किसी सप्ली वाले स्टूडेंट को कहेंगे कि भाई ये वीडियो देखो और इसमें ये वाला पोर्शन देख लो, बड़ी मोटिवेशन मिलेगी और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गाइड मिल जाएगी, तो वो आपको दुआएं देगा। और मैं आपको जो जुमला कहने जा रहा हूँ ज़रा सुनिएगा, याद रखिएगा। मैं अराउंड 10 11 साल 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक तादाद है स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी में मेरे स्टूडेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है। मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में बताता हूँ, और आप किसी भी अपने सीनियर टीचर से भी पूछ सकते हैं कि यार सर दानिश नामी एक टीचर हैं जिन्होंने ये बात की है, क्या वो शख्स सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है। तो अब ज़रा सुनिएगा जुमला क्या है। और वो जुमला ये है कि वो स्टूडेंट्स के जिनकी 40s में परसेंटेजेस आई हैं या 50s में परसेंटेजेस आई हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इस वक्त खुश नसीब वो बच्चा है कि जिसकी सप्ली लग गई है। अब आप हैरान होंगे कि ऐसी बात कैसे कर सकते हैं आप। तो आप को मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो मैंने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का पेपर अपना कैंसिल कर दिया था। मैंने अपना फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री का पेपर है वो कैंसिल कर दिया था। मेरे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में 0 मार्क्स थे, 0। प्रैक्टिकल को हटा के, प्रैक्टिकल हमारे उसमें 25 मार्क्स का हुआ करता था पहले, अब 15 नंबर का हो गया। मेरे केमिस्ट्री में 0 मार्क्स थे और जब मेरा सेकेंड ईयर रिजल्ट आया था तो मेरा A1 ग्रेड था। अब आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कैसे। तो अब इसको बिल्कुल मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो पहले तो मैं कैटेगरी वाइज जवाब देता रहूं, ताकि हमारे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस उनके जहन में चल रहे हैं उसका जवाब मिल जाए। देखिए जी, सबसे पहले तो अब मैं स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ वीडियो का कंटेंट कि सबसे पहले
जो 70 प्लस और 80 प्लस परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनसे बात होगी। उसके बाद 60 प्लस परसेंटेज वाले बच्चों से हमारी बात होगी। देन मैं आऊँगा 40 से 50 परसेंटेज के पास होने वाले बच्चों के लिए, और फिर लास्ट में बिल्कुल हम सप्ली वाले स्टूडेंट्स को डील करेंगे। तो अगर सप्ली वाला स्टूडेंट है तो बीच के पोर्शन को स्किप कर दे और डायरेक्ट लास्ट के पोर्शन पे चला जाए, ताकि उसको सप्ली के हवाले से पॉइंट्स मिल जाए। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि वो स्टूडेंट्स के जिनकी 75 प्लस यानी 80 प्लस 85 प्लस परसेंटेजेस आई हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। पहली बात तो ये कि आप कराची के उन खुश नसीब तरीन बच्चों में से हो कि जिन्हें इस बार इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये कि अगर ओवरऑल आप कराची के रिज़ल्ट की बात करें तो कराची का पूरा रिज़ल्ट बेहतरीन नहीं आया है। अगरचे 40% के करीब बच्चे पास हो गए और 60 परसेंटेज के करीब बच्चे फेल हो गए, यानी 60% बच्चा कराची का फेल हुआ है इस वक्त। 40% पास हुआ है, लेकिन 40% में जो पास हुए हैं उनमें भी मेजॉरिटी जो बच्चा है उसका जो ग्रेड है वो सी ग्रेड, डी ग्रेड, बी ग्रेड, इस तरह का ग्रेड है। तो आप उन यूनिक तरीन बच्चों में से हैं जिनकी 70 प्लस और 80 प्लस परसेंटेज आई है कि वो आप में से किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात तो ये हो गई। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी कामयाबी दे। मेरी बहैसियत टीचर, बहैसियत आपके गार्जियन एक बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों को कामयाबी दे। आप लोगों ने यकीनन फर्स्ट टाइम आउटस्टैंडिंग मेहनत की थी, ये उसी का रिजल्ट है। दूसरी बात ये कि अब आपको करना क्या चाहिए। देखिए, आप में से दो तरह की कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरी तो ये होगी कि जिन्होंने अपनी ईकेट की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी। जिन्होंने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर दी है तो जाहिर सी बात है अब वो क्या करेंगे, उनको जाके एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। और एप्टीट्यूड की तैयारी भी करें, साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में अपने फॉर्म जब आएंगे तो फिल कीजिएगा, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, वो स्टूडेंट्स के जिनका एप्टीट्यूड अभी तक यानी ईकेट की तैयारी जिन्होंने अभी तक स्टार्ट या एमकेट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो ये जहन में रखें बात कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एडमिशन्स आने हैं वो आने हैं अगस्त में। अब अगस्त में एडमिशन आने हैं, राइट नाउ आपका जो मार्च चल रहा है, तो विद इन 10 to 15 डेज बाद आपका आ जाएगा रमज़ान। और मेरा बेटा जब रमज़ान का महीना आ जाएगा तो रमज़ान में तो तैयारी इतनी खास होनी नहीं है, और रमज़ान के फ़ौरन बाद आपका आ जाना है अल्लाह भला करे बोर्ड का पेपर। तो लिहाजा इस वक्त एप्टीट्यूड की जितनी भी क्लासेस अगर किसी कोई ज्वाइन कर चुका है तो वो पढ़े, वहाँ पर जाके जितना पढ़ सकता है पढ़ ले बेहतर अंदाज में। लेकिन लेकिन अगर बिलफर्ज आपने ज्वाइन नहीं किया है एप्टीट्यूड, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप थोड़ा सा वेट करें और जस्ट आफ्टर एग्ज़ाम यानी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ई कैट के बैजेस में। हमारा अपना भी ई कैट का बैज स्टार्ट होता है। कराची में बेशुमार इंस्टीट्यूट्स हैं जो ई कैट और एम कैट की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे अपनी सीट को रिज़र्व कर लें और उन जो क्या कहते हैं सेशंस में या उन क्लासेस में अपनी रजिस्ट्रेशन को फिक्स करें कि जनाब अली जिनमें तैयारी पेपर के यानी जो आपका बोर्ड का पेपर होगा मई में या जून के स्टार्ट में, तो उसके फ़ौरन बाद आपकी तैयारी करवा रहे हो और 6 डेज़ इन अ वीक या 7 डेज़ इन अ वीक वो तैयारी कराएं। अभी जितनी भी एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही हैं ऑल ओवर कराची, चाहे वो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है छोटा इंस्टीट्यूट हो, वो क्या करता है, वो सैटरडे संडे क्लास लगाता है। तो अगर सैटरडे संडे आप एप्टीट्यूड की क्लासेस ले भी लें तो आपको इतना ज़्यादा कोई नॉलेज और इतने ज़्यादा कोई कोर्स कवर आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर बिलफर्ज रमज़ान से बिफोर देखें तो आपके पास 4 से 5 हफ्ते मिलेंगे। तो 3 से 4 या 4 से 5 हफ्ते के अंदर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीक़ेकार ये है, और जितनी भी अब प्रॉपर अंदाज में इंस्टीट्यूट्स पढ़ाएंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड के पेपर के फ़ौरन बाद ही तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। तो बजाय इसके कि आप अभी से एप्टीट्यूड में अगर अलग अपने सर को खपाएं और जो आपके पास इसमें अपना अलग सर खपाएं, क्या कहते हैं इसको, जो सेकेंड ईयर है, तो ऐसा ना हो कि एप्टीट्यूड की तैयारी करने के चक्कर में सैटरडे संडे आपका वहाँ लग जाए और आपका उल्टा रिजल्ट सेकेंड ईयर का डैमेज हो जाए। तो अब आप पूरा फोकस अपना सेकेंड ईयर पे करें ताकि सेकेंड ईयर का रिजल्ट इतना अच्छा आए। वरना बहुत से बच्चों का ऐसा भी हुआ है, ये भी सुन लो भाई, कि फर्स्ट टाइम में मैं पास रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम उनकी परसेंटेज अच्छी आ गई और सेकेंड टाइम उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई। फर्स्ट टाइम में 83 परसेंटेज थी, सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट आया उनकी 65 परसेंटेज है, कंबाइन हो गए वो 70s में चले गए। तो ये जहन में रखिएगा, कामयाबी आपने हासिल कर ली है, अच्छी परसेंटेज आपने हासिल कर ली है, लेकिन अब इस अच्छी परसेंटेज को मेंटेन रखना और मैनेज करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा अपना पूरा फोकस आपने करना है सेकेंड ईयर के ऊपर ताकि आपकी सेकेंड ईयर की परसेंटेज भी बहुत अच्छी आए।
एप्टीट्यूड की तैयारी जो बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो करवा लें, आगे बढ़ते रहें। बाकी अब बेहतर यही है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है एंड अपकमिंग मंथ रमज़ान का आ रहा है, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपनी सीट रिजर्व करवा लें। आप ई कैट के बैजेस में अपने आप को एनरोल ज़रूर करवा लें, भले से एडमिशन बहरहाल पेपर के बाद भी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही पेपर ख़त्म हो, यानी आपका लास्ट पेपर सपोज कर लें हुआ 6 जून को, तो 7 जून से आपने बैक टू बैक अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। एप्टीट्यूड याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए 2 मंथ्स इनफ होते हैं। अगर आप 2 महीने तरीके से दिल लगा के पढ़ लें तो आपको फ़ायदा होता है कि एप्टीट्यूड का आप जाके टेस्ट बहुत अच्छा दे दें। बहुत से बच्चे समझते हैं बहुत पहले से पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ा तीर मारेंगे, तो वो बेवकूफ़ी कर जाते हैं, क्योंकि बहुत पहले यानी आपने 6 महीने 7 महीने पहले जो एप्टीट्यूड की तैयारी की है, वो जब आपका यूनिवर्सिटी का टेस्ट आता है उस वक्त आपके जहन से निकल चुका होता है। तो होता क्या है कि आपने अगर जून और जुलाई में और अगस्त में तैयारी की है, तो उन्हीं 1 से 2 महीने 3 महीने में आपने तैयारी की हुई है वीआईपी तरीके से, रफ तरीके से, और आप यूनिवर्सिटी के लिए जब अपेयर हुए तो सब कुछ आपको याद था, क्योंकि इतने अरसे पहले नहीं पढ़ा था आपने। तो ये मेरा अपना तज्जिया है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपके जो टीचर्स हैं वो, लेकिन मेजॉरिटी जो है अपने एडमिशन्स पकड़ने के लिए, मेजॉरिटी जो टीचर्स होते हैं या मेजॉरिटी जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो एडमिशन सिक्योर करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हमारे पास फंस जाए और वो बच्चा कहीं और ना जाने पाए, तो उनको फिर यही गाइड करते हैं कि बेटा बिफोर एग्ज़ाम आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ई कैट में एडमिशन ले लें, एम कैट में एडमिशन ले लें, वरना एडमिशन क्लोज हो जाएगा। और अगर एडमिशन क्लोज हो गया तो सीट खत्म हो जाएगी, बच्चा घबरा के कहता है हट जाओ भाई, सीट नहीं मिलेगी यार, एडमिशन ले लो। और एडमिशन के बाद उसको पता चलता है कि संडे संडे उसकी क्लास हो रही है, हफ्ते हफ्ते उसकी क्लास हो रही है, टीचर आ रहा है, ऐसे बातें कर रहा है, कोई इतना खास कोर्स करवा नहीं रहा। तो बच्चा कहता है कि यार पेपर के बाद ही प्रॉपर तैयारी, क्योंकि प्रॉपर तैयारी याद रखिएगा बोर्ड के पेपर के बाद होगी। तो ये तो हमारे पास A1 जो ग्रेड है और A ग्रेड जो बच्चे हैं उनसे बात हुई, और उन बच्चों को मेरा लास्ट में जाते जाते यही मैसेज है कि अब पूरा भरपूर वीआईपी फोकस अपना बेटा सेकंड ईयर पे करो, इतना अच्छा एग्जाम दो, इतनी अच्छी तैयारी करके आओ कि सेकंड ईयर में अगर तुम्हारी फर्स्ट ईयर में 83 आई है तो सेकंड ईयर में 89 आए, और मज़ीद आप इम्प्रूव करो, बजाय इसके कि आपका डाउनफॉल हो जाए। सेकंड, हमारे पास अब वो स्टूडेंट्स कि जिनकी बेटा 60s में या 55 प्लस में परसेंटेज है। देखो बेटा, 70 प्लस से लेकर 90 प्लस के जो बच्चे होते हैं ना, 70 से 90 के अक्रॉस ज़्यादातर बच्चे होते हैं, तो 70 से 90 वाले बच्चों को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, एनईडी में एडमिशन मिल जाता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, एडमिशन यूनिवर्सिटी एनईडी में मिल जाएगा, केयू में मिल जाएगा, डीयूईटी में मिल जाएगा, मेहरान में मिल जाएगा, और सर सैयद में मिल जाएगा। इस तरह के एडमिशन मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है, ठीक है जी। लेकिन वो स्टूडेंट के जो 55 प्लस के हैं, 55 से लेकर 60 के बीच के हैं, उनको एडमिशन तो मिलता है, लेकिन वो बीएस की फील्ड में मिलता है, और वो भी एडमिशन ले लेते हैं कहीं ना कहीं। और जो 60 प्लस वाले बच्चे हैं वो डिपेंड करता है कि अगर अच्छा टेस्ट दे दें तो वो किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अदरवाइज उनके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो थोड़ा सा अगर बिल फर्स्ट फोकस अपने सेकेंड ईयर पे करके रिजल्ट को इम्प्रूव कर लें और 70s में अपनी परसेंटेज ले जाएं, तो उनके लिए कदरे मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन 60 प्लस परसेंटेज वाले बच्चे के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे एनईडीए कराची में, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अब आप लोगों को जो 55 प्लस बच्चे आए और 60 प्लस बच्चे आए, उनको अपना भरपूर फोकस अब सेकेंड ईयर पे करना चाहिए, और सेकेंड ईयर पे फोकस करके आप आगे बढ़ें। साथ में अगर बिलफर्ज आप नस्ट या GIKI, जी की जिसको कहते हैं प्यास, और इस तरह की जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटर की परसेंटेजेस नहीं देखती, यानी जैसे नस्ट है तो नस्ट 15% देखती है, क्या कहते हैं इंटर की परसेंटेज को, तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट देखेगी वो, तो वहाँ पे टेस्ट की प्रिपरेशन करके आप बेहतरीन अंदाज में मूव कर सकते हैं मेरा बेटा 60% के साथ भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में। जैसे नस्ट है तो नस्ट का जो क्राइटेरिया है एडमिशन को, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ इंटर की परसेंटेज को 15% देखती है। तो मेरे फ्यूचर मतलब मैंने पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे डील किए हैं कि जिनकी इंटर में 80s में परसेंटेज है, और उनके साथ ही एक और क्लास का बच्चा पढ़ रहा है जिसकी 65, 62, 66 परसेंटेज है, और नस्ट में 66 परसेंटेज वाले बच्चे का एडमिशन हो गया और 79 वाले का, 81 वाले का, 82 वाले का नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि भाई साफ सीधी बात है कि वो जो नस्ट है वो 15% आपका इंटर देख रही है, बाकी वो 75% आपका टेस्ट देख रही है। तो बाकी अगर बिल फर्ज आपको नस्ट के हवाले से मुकम्मल डिटेल चाहिए तो मैं नस्ट के हवाले से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, एनईडी के हवाले से मेरी वीडियो बन चुकी है, तो नस्ट के हवाले से एक और वीडियो बना दूंगा, उसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो नस्ट के हवाले से मुकम्मल आपको रहनुमाई और गाइडलाइन मिल जाएगी। अब चलते हैं जनाब अली वो स्टूडेंट्स के जिनकी 40s में परसेंटेज है या फिर सप्ली आ गई है।
अब सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू होने जा रही है। देखिए जी, 40s में जिनकी परसेंटेज आई है ना, वो पास हो गए, लेकिन पास वो इस तरह हुए हैं कि उनको बस पास कर दिया गया, यानी उन्हें खाना तो दिया गया है लेकिन मुकम्मल रोटी नहीं दी गई। यानी अब वो 40 परसेंटेज लेकर घूमते रहेंगे, कोई एडमिशन दे दो, वो है नाना पाटेकर का सीन, आलू ले लो। तो वैसे ही बच्चा जो है अपनी 40s की परसेंटेज को लेके घूम रहा होगा कि मुझे अंदर ले लो, और सारी यूनिवर्सिटीज़ कह रही होंगी कि तुम बाहर चले जाओ क्योंकि तुम्हारी परसेंटेज 55 से भी नीचे है। तो तुम तो जो पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन है उसके अकॉर्डिंग, हायर जो आपके पास एजुकेशन का काउंसिल है उसके अकॉर्डिंग आप मेरिट क्राइटेरिया पर उतरते नहीं हो। तो वो 40 परसेंटेज को लेके घूमता रहेगा बच्चा। प्लस अब वो 40% और 50%, मतलब 40s और 55 से बिलो जो हैं, उन वो बच्चे कुछ भी कर लें, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उनका इंप्रूव नहीं हो सकता। अब ये बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूँ। वो कुछ भी कर लें, उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो सकता। उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अगर 46 आई है तो भैया 46 ही रहेगी, वो 42 आई है तो 42 ही रहेगी वो। लेकिन खुश नसीब है यहाँ पे वो बच्चे कि जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई है। अब ये बड़ी यूनिक बात कर रहा हूँ मैं कि फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई है और मैं पास होने वाले बच्चे को डिग्रेड कर रहा हूँ, डीमोटिवेट कर रहा हूँ, यानी जो 40 से पास हो गया, और सप्ली वाले बच्चे को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। ये तो कोई यूनिक ही सीन आ गया ना भाई। तो अब पहले तो मैं बता दूं, किसी भी ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये बात किसी अक्लमंद टीचर से शेयर कीजिएगा, जिसको वाकई में नॉलेज हो, जिसको वाकई में एक्सपीरियंस हो। किसी ऐसी ऐरे गैरे नत्तू कहरे जो टीचर होते हैं ना, जो किलो के हिसाब से चल रहे होते हैं, सिर्फ वो सिर्फ जो है ना अपनी जो चर्ब जबानी होती है, नॉलेज कुछ होती नहीं, बातें करने के बाद से वो सिर्फ बच्चे घेरने की मशीन होते हैं, तो उनसे करेंगे ना तो वो अपने हिसाब से सोच रहे होंगे। मैं किसी भी सीनियर टीचर से जाके पूछ लीजिएगा कि अगर बिल फर्ज फर्स्ट ईयर में सप्ली आ जाए तो ये फ़ायदेमंद होती है, नुकसानदेह होती है। तो अगर वो सीनियर टीचर और अक्लमंद टीचर है, वो बोलेगा कि बेटा अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपके लिए ये अल्लाह ताला की रहमत है कि आपकी सप्ली आ गई है और आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अब आप अपना फर्स्ट ईयर में ही रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो। आप कहेंगे सर बात समझ नहीं आ रही, थोड़ी डिटेल में बताएं, घुस के बताएं तरीके से। सुनो, देखो मिसाल ले लो, टोटल आपके पास फर्स्ट ईयर के मार्क्स कितने थे भाई? सुनो, फर्स्ट ईयर में टोटल मार्क्स कितने थे? 55, 550, सही है, 550। यानी आपके जो फर्स्ट ईयर में टोटल मार्क्स हैं जिनके साथ आपने अपना बोर्ड का एग्जाम क्लियर किया है वो 550 है, यानी 550। ओके, गेट इट? अब तवज्जो रखिएगा एक एक पॉइंट के ऊपर। 550 मार्क्स आपके टोटल हैं। एक बच्चा है और उसने 6 के 6 पेपर क्लियर कर लिए और उसके मार्क्स जो आ गए वो 222 आ गए, 223 आ गए, 225 आ गए, और उसका बन गया 40, उसकी 40s में परसेंटेज बन गई। अब ये जो 222 मार्क्स आए हैं या ये जो 225 मार्क्स आए हैं, वो एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेना तो वो 225 मार्क्स को 226 नहीं कर सकता फर्स्ट ईयर में। अब वो सेकेंड ईयर की बात अलग है, सेकेंड ईयर में जब पेपर होगा तो देखा जाएगा, लेकिन वो 225 मार्क्स को 226 भी नहीं कर सकता। सही है, यानी कि उसके पास 550 बॉल्स थी, मैं क्रिकेट की एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, उसके पास 550 बॉल थी, 550 बॉल थी, 550 बॉल्स थी और उसने 550 बॉल्स खेल दी हैं, 550 बॉल्स खेल दी हैं और उसने 220 रन बनाए। अब आ जाओ एक ऐसे बच्चे के पास जिसकी सप्ली आ गई है, सप्ली आई है 2, कितनी सप्ली आई है? 2। अगर उसकी 2 सप्लियां आ गई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, और 2 सप्लियों के साथ उसके 200 मार्क्स हैं, 2 सप्लियां आई हैं और 2 सप्लियों के साथ उसके कितने मार्क्स हैं? 200 मार्क्स हैं। तो भाईजान 550 में से 550 में से अभी उसकी 200 पूरी की पूरी बॉल्स बाकी हैं। 200 बॉल्स का यानी 2 पेपर में तो सप्ली लग गई ना, उसकी परसेंटेज तो काउंट ही नहीं हुई। तो 200 मार्क्स तो उसके वैसी साइड पे रिजर्व में रखे हुए हैं, यानी उसको सुपर ओवर मिल गया है। पावर प्ले तो वो 6 ओवर को कहते हैं, सुपर ओवर कहते हैं ना वो जो मिल जाता है, तो सुपर ओवर मिल गया है, सुपर ओवर मिल गया, तवज्जो रखिएगा। और 200 बाकी वो पास हो गया। अब वो अगर बिलफर्ज एक बच्चा 250 नंबर लेके 225 नंबर लेके सारे पेपर निकाल चुका है तो वो 250 को 251 नहीं कर सकता, 225 को 226 नहीं कर सकता। लेकिन अगर बिलफर्ज आपकी 2 सप्लियां लग गई और आपके 200 मार्क्स आ गए हैं और इमेजिन करो कि आपने सप्ली का पेपर अच्छा दे दिया,
तो आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा। सपोज कर लें आपने 100 में से 70 मार्क्स ले लिए, तो 70 140, तो 140 का मतलब ये हुआ कि आपके सीधे सीधे जो मार्क्स थे वो 200 से बन गए 340, और 340 का अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो 340 डिवाइडेड बाई 550, 61%। कितनी परसेंटेज बन गई भाई? 61। कहाँ 40 में परसेंटेज बन रही थी, कहाँ 61 पे? क्योंकि भाई दो सप्लियां हैं। दो सप्लियों का मतलब है कि जितनी सप्लियां लगी हैं उतने आपको सुपर ओवर मिल गए हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि उस सुपर ओवर को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो आप यकीन माने सप्ली वाला, अभी मैं अपनी एग्जांपल दे दूं कि मैं जब फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहा था तो सॉरी, जब फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहा था तो फर्स्ट ईयर के पेपर में मेरे सारे पेपर्स बहुत आउटस्टैंडिंग जा रहे थे। मैथ्स का पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, फिजिक्स का पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये बात मुझे एक टीचर ने समझाई थी। तो जनाब अली मैंने सारे पेपर जब दे दिए तो सारे पेपर देने के बाद हुआ ये कि केमिस्ट्री का पेपर हमारा बड़ा आउट आ गया। मैं अपने ईयर की बात कर रहा हूँ, जब मैंने पेपर दिया था केमिस्ट्री का आउट पेपर आया, मैंने दिया धड़ाधड़ सब कुछ करने के बाद मैंने कैलकुलेशन की। मैंने कहा सारे जो मेरे पेपर्स हैं उसमें मेरे 75 प्लस या 80% प्लस मार्क्स बन रहे हैं, यानी सारे पेपर मेरे कंफर्म A1 ग्रेड के गए, मेरा A1 ग्रेड कहीं नहीं गया। लेकिन ये जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, ये जनाब अली मैं पास कर रहा हूँ 40 या 35 प्लस इस तरह के मार्क्स के साथ। आपको पता है, आप हैरान हो जाएंगे और शायद आप सुन के शौक हों कि सर या तो लंबी फेंक रहे हैं या तो गलत गाइड कर रहे हैं, लेकिन बिलीव मी मेरे पास आज भी उसकी मार्कशीट मौजूद है। मैंने अपना केमिस्ट्री का पेपर कैंसिल कर दिया था और तमाम क्लास के बच्चे देख रहे थे कि यार केमिस्ट्री का इतना आउट पेपर आया है, सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, इधर से फर्रा उधर से चीटिंग, और मुझसे भी छाप रहे थे बच्चे। पीछे बैठे हुए थे मेरे दोस्त, मैं वो तो आपको पता है लड़के सभी हम वो क्या कहते हैं बॉयज़, तो एज अ बॉय मैं भी वैसी था भाई। तो मेरे पीछे जो मेरे दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने घिसका दिया था मुझे पीछे से पैर मार के कि दानिश जगह दे यार, और मैं उनको छपा रहा था कि भाई छापो, जो सवाल आता है उसको छाप लो। डेल्टन थ्योरी छाप दी, बॉयज़ लॉ, ये जो आते थे आसान सवाल वो छपा दिए थे। मेरे पीछे बैठा हुआ बच्चा मुझसे छाप के पास हुआ था, मुझे आज भी याद है। मैं फॉर्मेन कॉलेज नाज़ाबाद में पढ़ता था उस वक्त, फॉर्मेन कॉलेज नाज़ाबाद में, और मैंने अपने सप्ली के पेपर में कैंसिल लिख दिया था। मेरे केमिस्ट्री का मेरा जब बोर्ड का पेपर का रिजल्ट आया था तो मेरे 0 मार्क्स थे। अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट है और वो है स्क्रूटनी के हवाले से। अब वो सुनिएगा तवज्जो के साथ, स्क्रूटनी के हवाले से। ये स्क्रूटनी के हवाले से मैं पहले बता चुका था कि स्क्रूटनी के हवाले से मैं बात करूँगा। तो जनाब अली अब मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरी आई 2 सप्लियाँ। केमिस्ट्री की सप्ली तो मुझे पता थी, मैंने पेपर कैंसिल किया है। मैं बिल्कुल अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि केमिस्ट्री का तो मुझे पता था कि केमिस्ट्री में मेरी सप्ली है, और मैं जब रिजल्ट आया तो मेरी 2 सप्लियाँ। मैं तो जमे मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा 2 सप्लियाँ कैसे लग सकती हैं, और सप्ली भी किस में लगी थी, जो सब्जेक्ट मेरा सबसे एक्सपर्ट था फिजिक्स, जिसका मैं खुद टीचर हूँ इस वक्त। मैं पागल हो गया, मैंने कहा भाई फिजिक्स में तो सप्ली नहीं लग सकती मेरी। तो मैंने फिजिक्स में अपनी करवाई स्क्रूटनी, और केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री की तैयारी मैं शुरू से कर रहा था, मुझे पता था कि केमिस्ट्री में मेरी सप्ली लगनी है, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहा था। फिजिक्स में मैंने स्क्रूटनी करवाई। अब यहाँ पर स्क्रूटनी के हवाले से सवाल आता है कि सर ये बताएं स्क्रूटनी करवा के कोई फ़ायदा होता है नहीं होता है? तो देखो बेटा बिल्कुल फ़ायदा होता है। ऐसा बिल्कुल बहुत से नॉनसेंस और स्टूपिड किस्म के लोग कहते हैं कि स्क्रूटनी कराओ तो अनचेंज रहता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं, मेरा रियल केस है। मेरे जो टोटल मार्क्स थे, 75 मार्क्स का पेपर होता था हमारे फिजिक्स का, मेरे फिजिक्स में थे टोटल 72 मार्क्स एक्चुअली। मैंने जब स्कूटनी करवाई, अभी मैं स्कूटनी के वाले से आगे गाइड करूंगा आप लोगों को, तो मैंने जब स्कूटनी करवाई तो मेरे जब बोर्ड का पेपर मतलब मेरा जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था ना, तो मेरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो कितने नंबर थे मेरे 0, और फिजिक्स में मेरे पता है कितने नंबर थे 12। फिजिक्स में 12 नंबर, फेल हूँ मैं। मैंने स्कूटनी करवाई, स्कूटनी का रिजल्ट मेरा आया था कितने दिन के बाद, अराउंड 15 से जो है ना 30 दिन का टाइम लगता है, यानी 1 महीने का टाइम खा जाते हैं लोग स्कूटनी में। तो मेरा 16 या 20 दिन के बाद रिजल्ट आया था स्कूटनी का, और मेरी नई मार्कशीट, पुरानी मार्कशीट मैंने आज भी अपनी कॉपी करके रखी हुई है, एक रिकॉर्ड के तौर पे, एक यादगार के तौर पे, जो आज भी मेरे पास मौजूद है। और जब मेरी नई मार्कशीट आई थी तो नई मार्कशीट में मेरे फिजिक्स में 72 मार्क्स थे आउट ऑफ 75। कितने मार्क्स थे? 72। तो हुआ ये था कि 12 ये है ना, मिसाल के तौर पे ये 12 है, तो उन्होंने क्या किया था कि 72 लिखा था टीचर ने, 72 को टाइपिस्ट ने, 72 को जो टाइपिस्ट है उसने 12 कर दिया था, यानी उसने 7 को 1 समझ लिया और मेरे 1 2 आ गए थे मार्क्स। तो इस तरह की मिस्टेक्स आती हैं। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है कि अभी दो बच्चों से गुफ्तगू एक साथ चल रही है, एक वो जो स्कूटनी के हवाले से सोच रखते हैं,
और एक वो स्टूडेंट्स के जो मिसाल के तौर पे सप्ली लेके बैठे हुए हैं, तो वो सुनते रहेगा चीज़ों को। तो वो स्टूडेंट्स के जो मिसाल के तौर पे स्क्रूटनी के हवाले से विलिंग है कि यार मैंने पेपर तो बहुत अच्छा दिया था, और जनाब अली ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरा पेपर इतना ख़राब आ गया है तो जे मैं तो स्कूटनी करने जाऊंगा। तो बिल्कुल स्कूटनी करवा सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, नॉर्मल सी फीस होती है। आप ऑनलाइन स्कूटनी भी वो करवा सकते हो, मेरे ख्याल से आप ऑनलाइन का प्रोसेस मौजूद है। बेहतर ये कि आप इंटर बोर्ड ऑफिस में जाओ, तरीक़ेकार सुन लो, 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। इंटर बोर्ड ऑफिस में जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आएगी, कॉलेज से आपकी पहले मार्कशीट आएगी, आपकी मार्कशीट आ गई, आपका एडमिट कार्ड और इनरोलमेंट मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ती है। आप इसके साथ इंटर बोर्ड ऑफिस जाओगे, इंटर बोर्ड ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा आपको स्कूटनी का, चालान भरोगे। अब इस साल कितनी फ़ीस है मुझे नहीं पता, नॉर्मल सी फ़ीस होती है, ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है, यानी आपका 500 से भी कम का खर्चा आएगा, 500 से भी कम का खर्चा आएगा, इतना खास खर्चा नहीं होता। आपने जितने सब्जेक्ट में अपनी स्कूटनी करवानी है, स्कूटनी के फॉर्म आपने फिल किए और फिल करने के बाद आपने सबमिट कर दिया, वो आपको एक रसीद दे देंगे स्कूटनी की कि आपने अपनी स्कूटनी अप्लाई कर दी है, और आपको वो 30 डेज़ का या मेरे ख्याल से 16 डेज़ का टाइम देते हैं या 15 डेज़ का टाइम देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और फिर उसके बाद आपके घर पे आपका क्या कहते हैं, आपकी जो न्यू मार्कशीट है वो पहुंच जाती है। अब उसमें ज़्यादातर केसेस में नो चेंज आता है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, आप स्कूटनी करवाओगे मेरी बात पे अमल करके, जब आपका नो चेंज आएगा, आप बोलोगे यार देखो सर दानिश ने मशवरा दिया था स्कूटनी कराने का, मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए, इतनी ख्वारी लग गई मेरी। तो भाई मैंने क्या कहा, मेजॉरिटी केसेस में अनचेंज आता है। उसका रीज़न ये है कि कभी भी स्कूटनी के उस प्रोसेस में आपकी कॉपी रीचेक नहीं होती। ये अपनी गलत फहमी निकाल लीजिए कि आपकी कॉपी रीचेक होती है, आपके नंबर्स रिकाउंट होते हैं। टीचर ने आपको जो नंबर दे दिया वो तो फाइनल है, ठीक है, आपके नंबर्स रिकाउंट होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई नंबर आ रहा था, टीचर ने गलती से उसको काउंट नहीं किया, या फिर आपके कंप्यूटर में टाइपिंग के दौरान मिस्टेक आ गई है, या फिर मार्क्स को टोटल करने में कोई मिस्टेक आ गई, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक इस तरह की होती हैं। तो आपकी जो कॉपी होती है उसको रीचेक नहीं किया जाता, रिकाउंट किया जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं सैकड़ों यार हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है, तो एक तादाद है स्टूडेंट्स की कि जिनके स्कूटनी में नंबर्स अच्छे भी हुए हैं, सेम भी रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग आपको डराएंगे, दादा स्कूटनी नहीं कराई, नंबर कम भी हो जाते हैं। तो मेरा बेटा बात यह है, इज्जत वो बचाता है जिसकी इज्जत महफूज हो, समझ रहे हो भाई, जिसकी पहली इज्जत लुटी हुई हो, जिसकी पहली इज्जत क्या हुई, लुटी हुई हो, वो अपनी इज्जत को क्या बचाएगा। भाई तुम स्कूटी कराने क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कम है। अभी तो ऑलरेडी अगर मार्क्स कम है, अगर ऑलरेडी आपके मार्क्स कम है, आपको लगता है कि इतने कम नंबर हैं, तो उसका अचार डालोगे भाई। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। अगर खिलाड़ी यही सोचता रहे कि ये जो बॉल आ रही है इसको मैं हिट करूंगा तो कैच ना हो जाऊं, तो घंटा उसने छक्का मारना है। तो लाइफ याद रखिएगा, लाइफ रिस्क लेने का नाम है। अपनी लाइफ में रिस्क लेना सीखें, तो स्कूटनी करवाएं, हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है, देखो बेटा तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है, अब अगर बिल्कुल आपने खुद अपना पेपर इंतहाई को बेकार दिया और बस दिया है, और आप कह रहे हो कि यार चलो स्कूटनी करवाते हैं अम्मा अब्बा को राज़ी करने के लिए, नहीं मम्मा मेरा पेपर बड़ा अच्छा हुआ था, तो आप दिल से खुद भी समझ रहे हो कि यार पेपर हुआ ऐसे ही था, ठीक है ना। तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ बच्चों की नेचर को, कि बच्चे कहीं ना कहीं ब्लेम गेम भी खेलते हैं किसी एंगल से, लेकिन इसमें ये भी होता है कि बहुत से एंगल्स में बोर्ड की तरफ से ज्यादती हो जाती है बच्चों के साथ, और फिर बाद में उसको करेक्ट किया जाता है। लास्ट ऑप्शन सप्ली के हवाले से चार पांच पॉइंट्स उनको ज़रा जहन में रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर ये वीडियो एंड करेंगे और किसी नए वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। सप्ली के हवाले से पहला सवाल जो बच्चों के जहन में आता है वो ये आता है कि सर सप्ली के पेपर्स कब होंगे। तो सप्ली का पेपर याद रखिएगा, आपका जो सप्ली का पेपर लिया जाएगा वो लिया जाएगा, अल्लाह भला करे आपका बोर्ड के पेपर के साथ, यानी अभी जो मई में बोर्ड के एग्जाम्स होंगे आप लोगों के, तो उसके साथ आपके सप्ली के पेपर होंगे। सेकंड, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो सप्ली के पेपर्स आपके होंगे, तो सप्ली के पेपर्स में अल्लाह भला करे आपका वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, पुरानी वाली बुक शामिल होगी, न्यू बुक शामिल नहीं होगी, ये जहन में रखिएगा। पहली बात तो ये कि जो सप्ली का पेपर होता है वो रेगुलर जो फर्स्ट ईयर का पेपर होता है उससे अलग पेपर होता है, यानी सप्लीमेंट्री वालों का पेपर अलग आता है। सही है, पहला पॉइंट सुन लो, सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का पेपर क्या आता है, अलग आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनकी डेट शीट भी अलग होती है। जब टाइम टेबल आएगा तो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है 0332390066 पे व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप बना हुआ है बच्चों का, आप भी अगर ज्वाइन होना चाहो तो व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हो, तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह गाइड उस हवाले से भी कर दूंगा। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो सप्ली के बच्चे होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, उनका जो पेपर होता है वो भी अलग होता है, और इनकी जो डेट होती है वो फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट्स के मुकाबले में भी अलग होती है, ठीक है। वो जब टाइम टेबल आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम का तो इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा। सेकंड, एक बहुत बड़ी गलती इस बार करेंगे, टीचर भी करेंगे
बच्चे भी करेंगे, और वो ये कि याद रखिएगा इस साल फर्स्ट ईयर की तमाम बुक्स चेंज हो गई हैं। सुनो तवज्जो के साथ, फर्स्ट ईयर की तमाम बुक्स क्या हो गई हैं भाई, चेंज हो गई हैं। अब जब फर्स्ट ईयर की बुक चेंज हो गई हैं, पिछले साल तुम लोगों ने, यानी जिनकी सप्ली लगी है, तो तुम लोगों ने जो पिछले साल बुक पढ़ी थी वो पढ़ी थी, उसकी क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, पुरानी वाली बुक्स, मैथ्स की न्यू बुक आ गई है। अच्छा, न्यू बुक और पुरानी बुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई ऐसा नहीं है मिलती जुलती बुक्स हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पुरानी वाली, नई वाली, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो अब पहला सवाल ये है कि यार हमारी जो सप्ली का पेपर आएगा वो पुरानी बुक से आएगा या न्यू बुक से आएगा। तो याद रखिएगा सप्ली का पेपर आपका जो आएगा वो पुरानी बुक से आएगा, यानी जो पुरानी वाली बुक थी उससे सप्ली का पेपर बनाया जाएगा, न्यू बुक से वो वाला पेपर नहीं बनाया जाएगा। तो आपको बहुत सारे सप्ली जब आप प्रिपरेशन करने जाओगे, इंस्टीट्यूट वाले एडमिशन दे रहे होंगे, वो आपको क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का रेगुलर ग्रुप है ना उसके साथ बैठा देंगे। समझ आ रही बात? तो नहीं बैठना। अगर बिलफर्ज सप्ली का प्रॉपर अलग बैच बन रहा हो तो एडमिशन लेना, अदरवाइज नहीं लेना। इसके हवाले से मैं अपने हवाले से बता दूं कि हमारा भी सप्ली का ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, और सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स का बिल्कुल फिजिकल भी ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, और पूरे ऑल ओवर सिंध के बच्चों के लिए, पूरे सिंध में, पूरे कराची में बेशुमार बच्चे जिनकी सप्लियाँ होती हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर बिलफर्ज आप उसका डेमो लेना चाह रहे हैं या उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 0323900066 पे व्हाट्सएप करके उसकी एडमिशन डिटेल भी ले सकते हैं। तो ये कि सप्ली के हवाले से भी आप लोगों को तैयारी के हवाले से मौका मिल जाएगा। लेकिन ख्याल रखिएगा अगर आपकी सप्ली लगी है तो तैयारी के हवाले से ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, खुदारा लेट मत कीजिएगा। ऑलरेडी सिर्फ 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के अंदर आपको अपनी सप्ली की प्रिपरेशन फाइनल करनी है। अगर बिलफर्ज आपने नहीं की तो फिर भैया एंड में दोबारा सप्ली लगवाओगे, फिर दोबारा सप्ली लगवाओगे, फिर सप्ली लगती रहेगी। तो बराए मेहरबानी ये 2 महीने अपनी पूरी की पूरी तवज्जो जो है पढ़ाई पे दो। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल ये सप्ली के एग्ज़ाम आपके लिए रहमत का बाइस बन जाएगा। सप्ली के एग्ज़ाम्स अगर आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आपके मार्क्स इतने ज़्यादा बढ़ेंगे कि वो बच्चा जो इस वक्त आपको 40 और 50% लेके बोल रहा है या बोल रही है कि अबे देख पास तो हो गए ना, तो कुछ महीनों के बाद जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रहा होगा तो आप बोलोगे कि भाई आपकी 40% थी, आज आप भाई को देख लो 71% बना के बैठा हुआ है, 2 सप्लियाँ थी उसके बावजूद इतनी परसेंटेज बनी हुई है। तो आप ये उन बच्चों को बोल सकते हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपके एंगल से बोल रहा हूँ कि आप उन बच्चों को कह सकते हो